वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs दैट इज रिलेटेड टू योर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं पर्टिकुलर चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं और वो किस फैमिली को बिलोंग करता है ये हमारे से पूछा गया है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में है एलोई, देन कॉटन, देन टोमेटो, देन मस्टर्ड। लिस्ट 2 में फैमिलीज के नाम दिए हैं ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड मालवेसी। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मस्टर्ड होता है वो ब्रेसिका ब्रांच को ब्रेसिका फैमिली को बिलोंग करता है। तो हम नीचे से डी से चलते हैं ब्रेसिका। तो यहाँ डी जो है वो उसके साथ आएगा फर्स्ट, है ना। ये जो ब्रेसिका है ये मस्टर्ड इस फैमिली को बिलोंग करता है। देन हमारा जो टोमेटो है, टोमेटो, पोटैटो, ये सारे जो होते हैं ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो सी है उसके साथ आएगा 2 और कॉटन बिलोंग टू मालवेसी। तो बी के साथ आएगा 4 एंड जो हमारा बच गया लिलिएसी वो एलोई के साथ मैच हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला पैटर्न किस पर्टिकुलर चॉइस में है। तो यहाँ दो सेकंड एंड थर्ड दोनों में है, लेकिन डी यहाँ पर 2 दिया हुआ है, जबकि मस्टर्ड ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर है। मस्टर्ड एंड टोमेटो ये तो बाय हार्ट आपको याद ही है। तो ये सेकंड वाली चॉइस में गलत दिया हुआ है, तो थर्ड चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स हैविंग द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस 555। वॉशिंग पाउडर 555 के नाम से मैंने आपको बताया था कि इसको याद करना है। ठीक है, और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें कैलिक्स, कोरोला दोनों 5-5 है और उसके आगे ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं पर उस पार्ट पर नीचे की तरफ टच कर रहे हैं। जी ऊपर है यानी कि सुपीरियर ओवरी है, और ये पूरा का जो पूरा बाइसेक्चुअल लिटी भी यहाँ पर दिखाई हुई है। जो फॉर्मूला है 5-5-5, बाइसेक्चुअल K5 विद इन ब्रैकेट, C5 विद इन ब्रैकेट, A5 G के नीचे जो लाइन है N2 विद इन ब्रैकेट अगेन। तो ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है ये तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली को। इसको तो देख के ही हमारे को बिल्कुल याद है कि 5-5-5 जो है वो फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनेसी फैमिली का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 2 लिस्ट दी हुई हैं, उनको मैचिंग करना है। ए चॉइस स्कार ऑफ ओव्यूल, देन आउटर इंटेग्यूमेंट, देन फ्यूनिकुलस, देन इनर इंटेग्यूमेंट। स्कार ऑफ द ओव्यूल क्या है? हीलियम है। ठीक है, ये तो हमें याद है। पूरा स्ट्रक्चर जब आपने देखा था तो आपको पता है कि स्कार ऑफ द ओव्यूल हीलियम को कहते हैं। और आउटर इंटेग्यूमेंट क्या है? टेस्टा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेस्टा को कहा जाता है। फ्यूनिकुलस स्टॉक ऑफ द सीड, एंड इनर इंटेग्यूमेंट किसको कहा जाता है? टेलगम को कहा जाता है। तो ये C D A B फर्स्ट के साथ जाएगा C। और यहाँ पे उल्टा इन्होंने मार्किंग की हुई है, तो खैर थर्ड जो पॉइंट है वो A के साथ आएगा, यस। B के साथ 4th आएगा, यस। C के साथ 1 आएगा एंड यस, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर आपको याद है, पूरी तरीके से लेवलिंग आपको याद है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जोन सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। ए है ये जो रूट का पूरा जो सेक्शन आपको बताया था, इस तरीके से जो सबसे नीचे वाला जो एरिया था वो क्या था? रूट कैप था। ठीक है, सबसे नीचे वाला रूट कैप था। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ आपके रूट हेयर्स थे, अगर आप याद करें तो। ठीक है, रूट कैप के बाद हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो कि डिवाइडिंग सेल्स थी यहाँ पर, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ रही थी। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था मेरिस्टेमेटिक। ओहो, चलिए दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर ये रूट कैप है
ये वाला जो रीजन है जिसमें कई सारी सेल डिवाइड हो रही थी और इसी की वजह से सेल जो है डिफ्रेंशिएट कर रही थी, बड़ी हो रही थी, लेंथ बढ़ रही थी मेरिस्टेम। और इसके बाद सेल्स क्या हो रही थी, लंबी हो रही थी ताकि लेंथ बढ़े, तो इलोंगेशन वाला पार्ट ये आ जाएगा। और इलोंगेशन के बाद जो है आपके रूट हेयर्स आएंगे। इलोंगेशन के बाद आपके आएंगे रूट हेयर्स, और जब रूट हेयर्स के बाद जो ऊपर की तरफ आएगा वो मैच्योरेशन वाला पार्ट जाएगा। ये रूट हेयर एंड देन ये वाला जो है ये मैच्योरेशन। इस तरीके का कुछ कुछ अरेंजमेंट था। तो देख लेते हैं वही सीक्वेंस यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या है, रूट कैप। सबसे पहले रूट कैप है, नीचे से शुरू करते हैं। तो उसके बाद डिवाइडिंग सेल्स थी। डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये आएगा। डिवाइडिंग सेल के बाद क्या था, जोन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल डिवाइड हुई हैं वो फिर लंबी होंगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। इसके बाद जब लेंथ उनकी बढ़ गई है, इसकी बात रूट हेयर्स थे। चौथे नंबर पर ये आएगा। और जब सेल मैच्योर, सॉरी रूट हेयर्स थे, सॉरी, चौथे नंबर पर ये आएगा। एंड लास्ट वाले नंबर पर जब पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, सेल बड़ी हो जाएगी, जोन ऑफ मैच्योरेशन आएगा, फिफ्थ नंबर पर ये आएगा। तो हमें देखना होगा CBE, CBEAD, CBEAD। यस, चॉइस नंबर 1 में ही जो पैटर्न उस डायग्राम के हिसाब से आ रहा है वो चॉइस नंबर 1 में आ रहा है, CBEAD। तो चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम अगर हमने बनाया है, लेवलिंग की है, नीचे से ऊपर तक समझा है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन सा फ्रूट जो है वो डेवलप नहीं होता है। चॉइसेस दी हैं, ए एप्पल, टोमेटो, मैंगो, कोकोनट एंड कैशूनट। आपको पता है टोमेटो भी ओवरी से डेवलप होता है, मैंगो और कोकोनट दोनों ही फ्लैशी फूड ग्रुप कहे जाते हैं, ये भी ओवरी से ही डेवलप होते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है एप्पल को फॉल्स फूड कहते हैं और कैशूनट भी। तो जहां पर ए और ई चॉइस आ रही हो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ए बी टोमेटो ओवरी से डेवलप होता है, सी और डी भी होते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 4। चलिए अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें लिखा है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियोज इन ऑल एक्सेप्ट। तो ये हमें देखिए, मेज, बीन, कैस्टर, इन सभी में जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। अगर आप मोनोकॉट वाला जो सीड है वो वाला टॉपिक याद करें, जबकि पी जो है, पीज में एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट चॉइस है दैट इज पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। फ्यूनिकल, इन्फ्लोरेसेंस, टेपेटम, लोक्यूल। ये तीनों के तीनों फ्यूनिकल, टेपेटम, लोक्यूल फ्लावर के पार्ट होते हैं, जबकि इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर का अरेंजमेंट है, ये फ्लावर का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन चॉइस नंबर 2। 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। रूट का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है। ए दिया हुआ है टर्पिन, देन पोटैटो, देन कैरट, देन स्वीट पोटैटो, देन जमीकन। अब इसमें आपको पता है ये जो पोटैटो है ये किस चीज का, मतलब ये क्या है, पोटैटो इज अ स्टेम जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है और एडिबल स्टेम है। तो ये रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है। ऐसे ही जो जमीकंद है ये भी रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये भी स्टेम ही होता है। जबकि कैरट, स्वीट पोटैटो एंड टर्पिन्स ये तीनों के तीनों फ्लैशी रूट्स होते हैं। रूट ही कैसी होती हैं, एडिबल रूट होती हैं, वो फूड स्टोर करती हैं और उसको खाया जाता है, ठीक है। तो जहां पर बी और ई चॉइस आएगी दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। गाजर क्या है, गाजर एक रूट है, जबकि पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है चॉइस नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन इज। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन क्या होता है? वो एक दूसरे से टच किया हुआ रहता है किसी एक साइड पर, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा सा टच किया हुआ रहता है, इस तरीके से कुछ कुछ किसी भी एक पॉइंट पर नीचे की तरफ अगर टच की हुई हैं उसकी जो लीव्स हैं, तो उस तरीके की एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी का, जो कि आपको समझाया भी गया है। तो कैलोट्रोपिस में जो एस्टिवेशन है, लीव्स का जो अरेंजमेंट है फ्लावर में, वो वॉल्वेट तरीके का है। तो वॉल्वेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ पी फ्लावर 5 पेटल्स, पी फ्लावर में जो 5 पेटल्स होती हैं, आर अरेंज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर विद 1 पोस्टीरियर, 2 लेटरल एंड 2 एंटीरियर। These are the name as this and this। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पी में क्या होता है, एक पोस्टीरियर इस तरीके से होती है बड़ी, ठीक है, और 2 कैसी होती हैं, लेटरल होती हैं लाइक दिस, और 2 अंदर की तरफ होती है विंग। कुछ कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सबसे बड़ी वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेटरल वाली हैं उनको विंग्स बोलते हैं, और जो एंटीरियर वाली होती है उन्हें कील बोला जाता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है किसका? पी में। पी जो है उसका फ्लावर का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है यही जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया। स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी वाली स्टैंडर्ड, साइड वाली जो 2 लेटरल हैं उन्हें विंग्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ एंटीरियर होती है उन्हें कील बोलते हैं। तो चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है। असर्शन ए में दिया हुआ है अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लावर मेरिस्टेम। यस, ये तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि फ्लावर को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि यह एक तरीके का मॉडिफाइड शूट होता है, जहां पे शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज करेक्ट। रीजन 2 दिया हुआ है बिकॉज internode of the shoot get condensed to produce different flower appendages laterally and successively node instead of leaves. This is also correct. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. इसमें कहा है assertion A में कि फ्लावर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और इसकी जो इंटरनोड्स हैं वो आपस में कंडेंस होकर डिफरेंट फ्लावर अपेंडेजेस बनाती हैं। ये इसमें इन्होंने बात कही है। एंड सक्सेसिव नोड्स जो होती हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। तो 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के, किस तरीके से वो अरेंज है, और वो सिम्टम वो क्वालिटी किस फ्लावर में पाई जाती है वीकेंड से, उसके साथ उसकी मैचिंग हमें करनी है। तो वॉल्वेट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बी किसके साथ था? 1 के साथ, कैलोट्रोपिस के साथ था ना। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब रहा इम्ब्रिकेट जो है ये केसिया की प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके का पाया जाता है केसिया में। ये जब तक आप फ्लावर्स बना के नहीं देखेंगे, उनका फ्लावर पूरा फॉर्मूला, तब तक उनको ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सिलरी जो है ये पाया जाता है बीन में, सी का आ जाएगा 4। और जो कॉटन का फ्लावर होता है वो ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा इस तरीके से। ट्विस्टेड नहीं बना पाऊंगी शायद मैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। तो खैर एनीवेज डी का जो आएगा वो आएगा 3rd वन, ठीक है। तो ए का है सेकंड, वॉल्वेट कैलोट्रोपस, ये हमने पहले भी देखा है। और तो 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3 जहां पर आ रहा है, यहाँ पे भी 2, 1, नो, यहाँ पर 3rd में आएगा। तो 3rd वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर वाले में उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो
इसके लिए हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इसके लिए हमें इसका जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो जब तक हमें याद नहीं होगा हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, एक या दो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन सा है, एक है या एक से ज्यादा है? चॉइसेस में तो एक से ज्यादा दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। ए में लिखा हुआ है द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थ्रोन इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिट्रस एंड बोगनविलिया में तो जो थ्रोन होते हैं वो लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो हमारी ये दो चॉइस तो गलत हो गई क्योंकि इसमें दोनों में ए चॉइस दी हुई है। ठीक है, फिर बी जो है वो दिया हुआ है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। हाँ, ये ठीक बात है, एक्सिलरी बर्ड जो है उसको आगे ऊपर की तरफ बेल होती हैं इनकी बढ़ाने के लिए, वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइरली, टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइरली रोटेट करती हैं। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन पिटूनिया, ओप्यूनिया, ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ लीफ। यस, इसमें जो है ओपेंशिया में जो स्टेम है वो क्या हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन कलर का, क्योंकि इसकी जो लीफ होती हैं वो कांटे नुमा हो जाती हैं, लीफ एवोपोरेशन को रोकने के लिए, और ये ग्रीन हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, क्या करने के लिए, लीफ का फंक्शन करने के लिए। उसमें क्लोरोफिल भी होता है ताकि वो जो है फोटोसिंथेसिस भी कर सके। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आपको पता है, ये ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट की तरफ पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत थी जिसमें ये कहा गया था कि सिट्रस में जो थॉर्न है वो लीफलेट का कन्वर्जन है, मॉडिफाई हुए हैं, नहीं। राइजोफोरा शो वर्टिकल अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन। यस, क्योंकि राइजोफोरा में वर्टिकल जो अपवर्ड रूट होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म को शो करती हैं, क्योंकि अंदर वो कहाँ उग रही हैं, वो उगते हैं दलदली एनवायरनमेंट में जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके अंदर ये चेंजेस हो जाते हैं कि वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ई स्टेटमेंट है, सब एरियल ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस, सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो हेल्प करती हैं, क्योंकि जब वो इस तरीके से एरियल ग्रो कर रही होती हैं, अगर उन्हें काट के दूसरी जगह, क्योंकि वो क्या होती है, उनका स्टेम जो है वो काफी नाजुक होता है, और जहां जहां वो टच करता है वो आगे आगे ग्रो करता है, अपने अपने एरिया को बढ़ा लेगा, अपनी लेंथ को बढ़ा लेता है। सो दिस वुड अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से जो एक ही स्टेटमेंट गलत है, दैट इज चॉइस नंबर 1। तो ये भी नलीफाई हो जाएगी, ये भी नलीफाई हो जाएगी। बी एंड सी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन डी चॉइस भी सही है। राइजोफोरा जो है शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, एंड ई भी सही है। तो चॉइस नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायाडेल्फो स्टेमन। इनमें से कौन सा प्लांट है जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन को दिखाता है एंड डायाडेल्फो स्टेमन को बताता है? कॉल्चिकम, पाइसम सटाइवम, एलियम सीपा, सोलेनम नाइग्रम। तो आपको पता है कि ये पी जो है उसकी क्वालिटी है पाइसम सटाइवम, जिसका बॉटनिकल नेम है, जिसका कि आपको वो एस्टिवेशन बताया था कि एक बड़ी होती है, 2 लेटरल होती हैं और 2 इंटीरियर साइड में होती हैं, और वो क्या होता है, केवल एक ही एंड से, एक ही टर्मिनल से वो फ्लावर जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट सकता है। बाकी और किसी भी साइड से, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी साइड से अगर हम काटेंगे तो वो कट नहीं पाएगा, मतलब बराबर 2 भागों में, है ना, जिसमें जो सिमेट्रिक होते हैं उनको तो कहीं से भी कट कर लो, तो ये नहीं कट कर पाता है। और डायडेल्फस स्टेमन का मतलब ये हुआ कि ये ज्वाइंट होता है पूरा,
है ना। इनिशियली पूरा नीचे से पूरा ज्वाइंट है, जबकि उसका एंथर एक जो है अलग हो सकता है, नीचे से ये पूरा ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन और लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वालिटी हैं वो पी में पाई जाती हैं, और पी का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है, और ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, ये मैंने डायग्राम बड़े गंदे से बनाए थे तो इसलिए मैंने हटा दिए। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसमें होता है? ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो क्या मस्टर्ड में है, या गुलमोहर में है, या केसिया में है, धतूरा में है, या चिली में है? जाइगोमॉर्फिक का अगेन मतलब क्या हुआ? जाइगोमॉर्फिक का अगेन मतलब हुआ कि बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें हो। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब ये कि वो किसी एक प्लेन से ही इक्वल पार्ट में काटा जा सके, लाइक दिस, तभी इक्वल हाफ में वो कट पाएगा। अगर इस तरीके की सिमेट्री होगी कि वो किसी भी डायरेक्शन से हम काटें, चाहे यहां से काटें, चाहे यहां से काटें, चाहे यहां से काटें, तो ये क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जो कि बाइलेटरल सिमेट्रिक का होता है और इक्वल टू हाफ में तभी कट पाएगा जब उसे सेंट्रल एक्सिस से काटा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमारे को जो है वो दिए हुए हैं, वो गुलमोहर और केसिया में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जबकि मस्टर्ड, धतूरा, चिली ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं इन सभी के। तो जो हमारा चॉइस आएगा इसमें वो आएगा चॉइस नंबर 2, जिसमें गुलमोहर और केसिया दिए। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम आर। स्टेम के बेस से जो रूट्स निकलती हैं, बेस से, स्टेम के बेस से, उसे क्या बोलते हैं? ये जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको गन्ने का एग्जाम्पल दिया था, शुगर केन का एग्जाम्पल दिया था। इस तरीके की रूट्स निकलती हैं उसके बेस से, स्टेम के बेस से, और इन्हें बोला जाता है फाइब्रस रूट। क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट्स। ठीक है, so the roots that originate from base of the stems are fibrous root। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओवरी इज हाफ इंफीरियर। इन जो 4 दिए हुए हैं इनमें से कौन सी प्लांट में ओवरी हाफ इंफीरियर होती है? बाकी तीनों में, मस्टर्ड में हाफ सुपीरियर होती है, सनफ्लावर में भी सुपीरियर होती है, ब्रिंजल में भी सुपीरियर होती है, जबकि जो पल्म है इसमें हाफ इंफीरियर होती है। ये हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि अगर ये वाले डायग्राम आप बना के देखोगे तो वो उस तरीके से आपको उतना याद नहीं हो पाएगा। ये तो आपको अगर ये क्वेश्चन याद ही है, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। मैंगो और कोकोनट फ्रूट दोनों के केस में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इन बोथ फ्रूट्स इज अ ड्रूप। यस, फ्रूट्स ड्रूप होते हैं, फ्लैशी होते हैं, खाया जाता है इनको, फ्लैशी होते हैं। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। नहीं, एंडोकार्प मैंगो में एडिबल नहीं होती है, हार्ड होती है। ये तो दोनों के केस में सही नहीं बैठा। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस। यस, मीजोकार्प कोकोनट के फाइब्रस होता है, एंड मैंगो इट इज फ्लैशी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी। ये भी बिल्कुल सही है, मोनोकार्पलरी ओवरी से ही दोनों डेवलप होते हैं। तो देख लेते हैं किस चॉइस में 1, 3 एंड 4 आ रहा है। ये चॉइस नंबर 1 में ही आ रहा है, तो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। ये अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से हाइलम वाले एरिया से फ्यूज रहती है। ठीक है, तो माइक्रोपायरा, न्यूसेलस, ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। हाइलम की एरिया से ये फ्यूज रहती है, तो ये आएगा चॉइस नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। मतलब कि एक नोट से एक से ज्यादा पत्तियां जहां निकली हों, जिस भी तरीके के, ये जो 4 चॉइसेस दी हैं, एक नोट पर एक ना हो, है ना, एक ना हो, एक से ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। और ये किसके केस में होता है, ये होता है, पूरा पूरा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एल्स्टोनिया के केस में। ठीक है, मस्टर्ड में भी नहीं है, चाइना रोज में भी नहीं है, कैलोट्रोस ये इसका स्पेसिफिक नाम कैलोट्रोपिस में भी नहीं है। इस पूरा डायग्राम जो है एनसीईआरटी में बता के एल्स्टोनिया दिया हुआ है, ये आपको याद ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एलो। तो इसका एग्जाम जो आंसर है दैट वुड बी द थर्ड चॉइस, एल्स्टोनिया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। आई होप इसमें ज्यादातर चीजें याद करने की हैं। आपको अगर याद होंगी, फ्लोरल फॉर्मूला याद होंगे, अरेंजमेंट से याद होंगे, तो आप बाय हार्ट अगर आपको याद होंगे तो ये चीजें आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।